Okay, see student, we have started last lecture we have started with the market demand and supply, and in that one we have completed our demand section. Okay, we have seen the introduction, then the demand schedule and demand curve, then we have seen individual and the market demand, how the changes in demand is occurring. It was all like movement along the demand curve and shift in the demand curve. This part we have seen during the last lecture. Now we'll start with the supply. Okay, this supply is also not new to you because this one is also already studied in your 12th standard. So it's not a new thing and it will not be difficult for you also to understand. Okay. See, in demand, we were talking about quantity demanded and the price of commodity. Same thing in the supply also, we will going to discuss quantity supplied and the price of a commodity. But the demand concept was from the point of view of consumer. ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों के लिए था कि what is our psychology when the prices are increasing or decreasing. So that was all from the consumer point of view. Now here when we are talking about the supply point, so it is all from the producer point of view. कि प्रोड्यूसर क्या सोचेगा जब उसको सप्लाई करना है, क्वांटिटी सप्लाई करेगा, तो वो प्राइस के बारे में क्या सोचता है. ओके, नाउ यू टेल मी स्टूडेंट, एज अ प्रोड्यूसर कंसिडर योरसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर एंड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपके कमोडिटी के लिए प्राइस ज्यादा है मार्केट में, ओके, इफ द प्राइजेस इज हाई फॉर योर कमोडिटी विच यू आर सप्लाइंग, ठीक है, तो आप लोग वो टाइम पे क्या करोगे, सप्लाई और ज्यादा बढ़ाओगे या कम रखोगे? व्हाट यू विल गोइंग टू डू? सप्लाई इंक्रीज करेंगे मैम। यस, सप्लाई इंक्रीज करेंगे. क्यों सप्लाई इंक्रीज करेंगे? बिकॉज यू नो लाइक एट अ हायर प्राइस योर कमोडिटी इज बीइंग परचेज एंड दिस इज द टाइम वेयर यू विल गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट आल्सो, इजंट इट? सो एक सप्लायर का और एक प्रोड्यूसर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर उसके कमोडिटी के लिए प्राइस ज्यादा मिलता है तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि उसके कमोडिटी के लिए प्राइस कम है मार्केट में, देन ही विल नॉट गोइंग टू सप्लाई दैट कमोडिटी. आर यू एग्री विथ मी? बराबर है, ऐसा ही होता है एक प्रोड्यूसर के यस साथ. मैम. यस यस Yes, मैम। ma'am. तो अभी Yes, देखो ma'am. हम लोगों ने डिमांड में कैसे देखा था कि दोनों में ऑपोजिट रिलेशन था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. लेकिन फ्रॉम द सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ द प्राइस विल इंक्रीज सप्लाई विल इंक्रीज, इफ द प्राइस विल फॉल सप्लाई विल फॉल. तो ये रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे या इनवर्स कहेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट Yes. रिलेशनशिप। Yes. Direct डायरेक्ट relationship. Yes, very good. So it will be the direct relationship. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि दोनों का रिलेशन कैसे रहता है. प्राइस एंड सप्लाई विल गोइंग टू हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप. और जब लिखोगे, जब एक्सप्लेन करोगे डायग्राम को भी या ये कॉन्सेप्ट को, सो यू विल गोइंग टू राइट इन सच ए वे कि लाइक प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम होगा. तो डिमांड के लिए हम लोगों ने देखा था कि डिमांड इज अ डिजायर विच इज बैक बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय द कमोडिटी. ठीक है, तो सप्लाई के लिए भी एक कॉन्सेप्ट है. सप्लाई के लिए देखो क्या है. सप्लाई refers to the various quantity of a commodity which a producer will offer for a sale at a particular time at various corresponding prices. ठीक है, देन अगेन आई थिंक इसका और भी इजी वे था, इधर उन्होंने कैसे दिया था, डायरेक्ट मोर विलिंगनेस टू सप्लाई. एक्चुअली ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक. याद आ रहा है आप लोगों को? यस. जैसे हम लोगों ने डिमांड में देखो कैसे बोला था, डिमांड रेफर्स टू द डिजायर. तो सेम है ना, सप्लाई के लिए भी 12th स्टैंडर्ड में एक था ऐसा मीनिंग. सप्लाई रिफर्स टू द स्टॉक, मतलब ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, विच इज बैक्ड बाय देन अगेन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड देन अगेन कुछ सेल, ऐसा करके था. कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को सप्लाई के बारे में, कैसा तुम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में मीनिंग पढ़ा था उसका? यस स्टूडेंट, डू रिमेम्बर सप्लाई का मीनिंग कैसा था 12th स्टैंडर्ड में आपके बुक में? वो और सिंपल वे में था, इससे भी ज्यादा सिंपल था. नहीं याद आ रहा है? यस. नो मैम. नहीं याद आ रहा है, ओके ओके ठीक है. मैम मैंने तो किया देखो ही नहीं है जितना वो. मुझे पता है 12th स्टैंडर्ड में कुछ उन्होंने ना स्टॉक के हिसाब से कुछ उन्होंने दिया था कि ये स्टॉक होता है, दिन अगेन प्रोड्यूसर का विलिंगनेस वगैरह उस पॉइंट ऑफ व्यू से. गिव मी फ्यू मिनट में देखती हूँ, अगर मुझे गूगल पे कुछ मिलता है तो जस्ट गिव मी फ्यू मिनट. क्योंकि जितना सिंपल वाला तुम लोगों के दिमाग में बैठा रहेगा ना वो ज्यादा बेटर रहता है. यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, अ स्टॉक और अमाउंट ऑफ समथिंग सप्लाइड अवेलेबल फॉर यूज. नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे.
ये नहीं दिया इधर भी। ओके चलो कोई बात नहीं। बट यू नो द मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को, व्हाट इज सप्लाई करके। यस और नो Yes, स्टूडेंट। ma'am. हम्म देखो, पता है. यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फिर कि उन्होंने क्या फॉर्म क्या वे में सप्लाई का मीनिंग दिया है। सप्लाई refers to the various quantities of a commodity. So various quantities of a commodity, it is basically a stock. Okay, it refers to the various quantity of commodity which a producer will offer for a sale at a particular time at various corresponding prices here. ठीक है, एक स्टॉक है। पहली बात तो सप्लाई करने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास या सप्लायर के पास एक स्टॉक होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी शुड बी अवेलेबल, देन अगेन ही शुड बी रेडी टू गिव द like he should be ready to give that commodity for a sale. Okay, it means will offer for a sale, and then again at a particular time at various corresponding prices. At various corresponding price, that's true. Lekin that price should also be affordable by the supplier. Then only he will going to offer it for the sale. तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। एक तो रखना है कि उनके पास क्वांटिटी अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट इज स्टॉक। स्टॉक के बाद में नेक्स्ट ही शुड बी रेडी टू ऑफर फॉर अ सेल। कभी कभार क्या रहता है, अगर बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप लोग नोट करोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि क्वांटिटी अवेलेबल रहता है, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए अगर ज्यादा अच्छा प्राइस नहीं रहेगा, तो फार्मर्स आर नॉट एट ऑल रेडी टू सेल दैट कमोडिटी ऑल्सो। लिटरली वो लोग मतलब आप लोगों ने न्यूज चैनल पे देखा रहेगा कि क्या करते कि जितना भी प्रोडक्शन एग्जिट टमाटो रहने दो, मैंने मैंने जो नोट किया, मैंने जो देखा था, मैं वो धरना करते. बात कर रही हूँ। टमाटोज को उन्होंने फेंक दिया था, और कॉलीफ्लावर था तो उसके ऊपर लिटरली उन्होंने बुलक कार्ट को चला दिया था, गाड़ी को चला दिया था। देखा था तुम लोगों ने कभी ऐसा न्यूज में? Yes, ma'am. है ना, ऐसा यस Yes, क्या था? ma'am. मैम, बस बहुत टोमेटो भी। कम। टमाटर ये सब रोड पे फेंक दिए यस थे, मैम। मिल्क हाँ, भी. टमाटर रोड बीच पे में फेंक मिल्क दिए। का भी हुआ था. यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, ये मैंने भी देखा था ये वाला वीडियो। इसके लिए मुझे याद है कि मतलब ये क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज ए प्रोड्यूसर ओनली। लेकिन अगर उनको वो कमोडिटी है, स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन उनको प्राइस ही ठीक से नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली सो दे विल नॉट गोइंग टू ऑफर इट फॉर अ सेल। ठीक है, तो सप्लाई के लिए स्टॉक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑफर फॉर उन्होंने वो सेल के लिए भी ऑफर करना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट प्राइजेस, उनको जो प्राइजेस मिलने वाले हैं वो उनको मतलब कन्वीनियंट होने चाहिए कि ठीक है चलो इतना भी प्राइस पे जाएगा तो भी इट इज गुड। एंड जनरली वी पीपल से कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब इवन तुम लोग भी ऐसे घर पे सुना रहेगा आप लोगों ने बड़े लोगों का बात करते हुए कि कहाँ पे जॉब करो, क्या मतलब कोई एक लैंड लेके एक मिनट का है। हाँ, एक मतलब लैंड लेके रखेंगे, कुछ खेती बाड़ी करेंगे कर का मतलब इवन तुम लोगों का भी ये दिमाग में थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहेगा, अगर इफ यू आर रियली थिंकिंग अबाउट फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेकिन देखो स्टूडेंट, आप अगर उस सेक्टर में जाना भी चाहते हो, अगर आपके घर पे मतलब आपके मतलब बाप दादाओं ने कुछ ऐसा जमीन रखा रहेगा आप लोगों के लिए, तो वैसे आप प्लान कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है पता है, कि आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए। सपोज इफ यू आर इन द लॉस, अगर आपको बराबर से प्राइजेस नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए एक स्कीम भी रहता है, इंश्योरेंस स्कीम करके भी रहता है। अगर कुछ नुकसान हो जाता है, तो जितना आप लोगों ने खर्चा किया वो पूरा आपको अमाउंट मिल सकता है। तो यहाँ पे जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कि फार्मर्स को नॉलेज नहीं रहता है कि कौन सा स्कीम्स अवेलेबल है, किसके थ्रू वो लोग एडवांटेज ले सकते हैं करके। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। अगर आपको इस सेक्टर में जाना है, आगे जाके ऐसा कुछ करना है, और कोई खराब नहीं है, आप लोग बोलोगे मैम हम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करें, आप लोग क्या मुझे खेती बाड़ी करने के लिए बोल रहे हो, देर इज नथिंग लाइक दैट। लेकिन फिर भी पता नहीं ना कभी क्या हम लोग को मतलब मार्केट कैसा रहेगा क्या रहेगा, सो जो अवेलेबल रहेगा उसके अंदर ही हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, अगर आप ये फील्ड में जाओगे, तो सबसे पहले आप एक ध्यान में रखना कि पूरा जो गवर्नमेंट का स्कीम है फार्मर्स के लिए, उसका एकदम थोड़ा स्टडी कर लेना और जाना। और मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगी सर, अगर पॉसिबल होगा, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि नहीं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद में हमें और पढ़ाई करनी है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी यू शुड गो फॉर एलएलबी। मतलब एक तो उसके थ्रू पैसा भी आता रहेगा, इट्स काइंड ऑफ अ साइड बिजनेस ऑल्सो, आप कर सकते हो अपना खुद का कुछ ओपन करके। और दूसरी बात क्या है कि एक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडिया। वो एकदम बराबर से पता होना चाहिए उसको कैसे यूज करना है,
क्या उसका प्रोसीजर रहता है, वो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, और एक अथॉरिटी आपको मिल जाता है इफ यू आर कंप्लीटिंग द एलएलबी। तो प्लान जरूर करना इसके बारे में। आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? आगे पढ़ने का इच्छा है या नहीं? यस, आफ्टर टीवाई ऑल्सो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. जरूर करना। और मैं आपको और एक सजेशन दे सकती हूँ इसके लिए, अगर आप लोग एलएलबी के लिए भी मैं बोल रही हूँ ना, तो आप साइड बाय साइड इवन अपने कॉलेज का एमकॉम भी कर सकते हो। एमकॉम का क्या रहता है, मतलब पीजी लेवल आपके पास आ जाएगा, ये रहता है। अगर आप लोग 12वीं के बाद में एलएलबी करोगे सो इट वुड बी अराउंड 5 years, एंड अगर आप टीवाई के बाद में एलएलबी करोगे तो वो 3 साल का ही रहता है। ठीक है। लेकिन मतलब मैं एलएलबी आप लोग बोलेंगे मैम रेगुलर लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा क्या? एलएलबी जनरली रेगुलर लेक्चर्स में ही होता है, ये डिस्टेंस में नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग वो कॉलेज में रिक्वेस्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि लाइक वी आर ऑन द जॉब, जरूरी है जॉब करना वगैरह, सो आई थिंक दे आर कंसिडरिंग इट। और बहुत सारे लोग जैसे इवन मेरे एज के भी लोग एलएलबी करते हैं, भले वो जॉब करते करते हैं, लेकिन होता है करना पड़ता है, रेगुलर लेक्चर पे नहीं जा पाते हैं, सो दैट काइंड ऑफ अ लेटर वी कैन सबमिट इट ऑन द कॉलेज। तो अगर मैं प्लान करूंगी तो आप लोग भी मेरे साथ आ जाना एलएलबी करने, करोगे? यस, Yes, ma'am. यस श्योर। वेरी गुड वेरी गुड। यस मैम। आगे पढ़ने का हमेशा सोचने का, कभी भी अपना एजुकेशन रुकाने का नहीं। ओके सी, अभी हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे, फिर से आते सप्लाई के ऊपर। तो सप्लाई मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी होना चाहिए, और जो सप्लायर है उसने उसको सेल करने के लिए ऑफर करना चाहिए, और उसको वो प्राइजेस भी बराबर से मिलने चाहिए। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। एक मिनट 10 सेकंड। ठीक है। Okay. Then we will talk about the supply schedule and supply price. We have already seen about the price relationship with the supply. तो वो भी अपना पॉइंट हो गया। अभी सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई को यू नो व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल मतलब क्या रहता है कि हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशनशिप इंडिकेट करते हैं। ओके और सप्लाई को यहाँ पे को मतलब क्या रहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल वी आर ड्राइंग द डायग्राम एंड बाय प्लॉटिंग ऑल द पॉइंट्स वी आर गेटिंग द कर्व हियर, दैट इज सप्लाई कर्व। ओके सी, so as per the law of supply, if we assume that all the factors other than price remain constant, we can derive a price supply relationship in a functional form. यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लिया है अल्फ्रेड मार्शल ने, कि उन्होंने जस्ट प्राइस को इम्पोर्टेंस दिया है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर विच विल गोइंग टू अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, बट उन्होंने अज्यूम किया है कि इसको हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। कैन एनीवन टेल मी हियर अदर देन प्राइस क्या फैक्टर हो सकते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे? क्या लगता है आपको? सीजन, व्हाट? मॉनसून। हाँ मानसून, हाँ ठीक है, वेरी गुड। मानसून मतलब यू आर सेइंग कि नेचुरल फैक्टर। वेरी गुड मुराद। और कौन क्या बताएगा मुझे, और क्या हो सकता है? Preference. विच वन? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस लाइक व्हाट एग्जांपल यू विल गिव मी प्रेफरेंस के लिए? प्रेफरेंस के लिए मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी प्रेफरेंस, मतलब ठीक है, जो करंट नीड है, यू आर सेइंग कि जो करंट रिक्वायरमेंट रहेगा लोगों का, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको वो कमोडिटी बनाना पड़ेगा, दैट पे यू आर सेइंग? यस, Yes, ma'am. ओके ठीक है चलो। हाँ मतलब हम लोग सप्लाई ऐसे एक ले सकते हैं प्रेफरेंस के लिए, कि जब कोई सीजन रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल नवरात्रि है, तो नवरात्रि के टाइम पे सप्लाई मतलब वो जो जैसे डांडिया का सप्लाई ज्यादा रहेगा, दैट वे आल्सो वी कैन टेक एन एग्जांपल। व्हाट डू यू ऑल से अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर? डज इंफ्रास्ट्रक्चर विल गोइंग टू अफेक्ट द सप्लाई? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट? लगता है आप लोगों को कि इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट करता है सप्लाई को? रोडवेज, रेलवेज, ये सब अफेक्ट करेंगे? कम्युनिकेशन? मैम गवर्नमेंट पॉलिसी भी करती है अफेक्ट। यस वेरी गुड, गवर्नमेंट पॉलिसी भी अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी, मुझे कोई बता सकेगा कैसे करेगी? करती तो है लेकिन और मुझे तुम लोगों से टैक्सेशन बढ़ाकर। यस वेरी गुड सर्वेश्वर। ठीक है, टैक्स टैक्स बढ़ाकर। टैक्स अगर वो लोग बढ़ाएंगे तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. कम होगा। यस इट विल बी रेड्यूस। कम वेरी होगा. गुड। ठीक है, सो गवर्नमेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। हाँ यस वेरी गुड, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग कोई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर कमोडिटी, तो उसके जो सप्लाई अपना बढ़ सकता है। ओके तो ये सब भी फैक्टर्स है, मतलब प्राइस के अलावा दीज आर आल्सो मेनी फैक्टर दैट विल गोइंग टू अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। बट यहाँ पे मार्शल ने अज्यूम किया है कि हम लोग ये फैक्टर को एज इट इज कंसिडर करेंगे कि देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ चेंजेस इन दिस काइंड ऑफ
नॉन प्राइस फैक्टर, और जस्ट प्राइस में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई में चेंज होगा, दैट वे वी विल गोइंग टू थिंक। ओके, सो ये तो तुम लोग को पता है कि प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशन रहता है। देन अगेन सेम थिंग दैट एज वी हैव सीन इनटू द डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन भी ऐसे ही देखो, QSX. Here what is that? Exactly, quantity supplied of X commodity is equal to F stand for functional relationship and PX stand for price of X commodity. Okay, so here also it shows that the quantity supply will going to have the functional relationship with the price of a commodity. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भले यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप है बट इट इज विद द डायरेक्ट रिलेशनशिप, और जो अपना डिमांड का था वो था इनडायरेक्ट वन। अभी आप लोग एक चीज को नोट करो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने माइनस दिया हुआ है, ठीक है, ये डिमांड का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो डिमांड का है वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है करके उनके इक्वेशन में माइनस है, लेकिन सप्लाई में क्या रहता है, सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, इसके लिए दे आर शोइंग इट विद द प्लस साइन, ये वाला प्लस। ओके, और ये भी आपको केस स्टडी में आएगा, सो ये क्या फॉर्मूला है, कैसे यूज करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि केस स्टडी के लिए हम लोग अलग से एक लेक्चर लेंगे, एक दो लेक्चर में हो जाता है आपका इकोनॉमिक्स का पूरा केस स्टडी, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ एक सेकंड जाओगे मला मैसेज देंगे, ठीक है। ओके, सो पूरे केस स्टडी मतलब पूरे इकोनॉमिक्स का एक दो दिन में अपना, मतलब एक दो लेक्चर में अपना हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। ओके, तो ये हो गया अपना सप्लाई फंक्शन। नाउ विल टॉक अबाउट द सप्लाई शेड्यूल। देखो ये है आपका सप्लाई शेड्यूल एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। सप्लाई शेड्यूल में यू कैन सी प्राइस पर यूनिट इज इंक्रीजिंग 1 2 3 4 5 6 एंड क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या है, यहाँ पे 1 प्राइस पे 10, 2 प्राइस पे 20। सो व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग स्टूडेंट, प्राइस तो इंक्रीजिंग फ्लो में है, तो क्वांटिटी सप्लाई कैसे फ्लो में है, यहाँ पे कैसे है फ्लो उसका, increasing. increasing yes it them. is also in the Increase. flow। लेकिन आप एक चीज नोट करो यहाँ पे, when the price was zero at that time the quantity supply was -40, मतलब यहाँ पे वो ऑब्वियसली अगर प्राइस जीरो है तो वो अपना क्वांटिटी सप्लाई करेगा ही नहीं। और यही पॉइंट को जब हम लोगों ने डिमांड में देखा था, डिमांड में देखो जब प्राइस जीरो था तो क्वांटिटी डिमांड 100 था। आप डिफरेंस समझ रहे हो ना स्टूडेंट क्या है करके, यहाँ पे जीरो पे Yes, है तो ma'am. ऑब्वियसली ज्यादा डिमांड रहेगा, और यहाँ पे जीरो पे है सप्लाई में, तो फिर प्रोड्यूसर सप्लाई ही नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इज बीइंग इंडिकेटेड इनटू द सप्लाई शेड्यूल। तो आप लोगों को और सिंपल वे में बताना है तो सिंपल वे में करने का, प्राइस पर यूनिट 1 2 3 4 5 6 एंड क्वांटिटी सप्लाई 10 20 30 40 50 60, ऐसे सिंपल वे में भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ हियर सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का सेम उन्होंने अभी जो पॉइंट्स है, जैसे कि व्हेन द वन वाज द प्राइस एट दैट टाइम द क्वांटिटी सप्लाई वाज 10, तो उन्होंने यहाँ पे प्लॉट करके नहीं दिखाया है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, ठीक है, 1 पे 10 था, देन 2 पे व्हेन द प्राइस वाज 2 सो इट हैज इंक्रीज एंड इट हैज बिकम 20, तो ये आपका आ गया 20 पे। देन उन्होंने यहाँ पे कुछ अलग ही पॉइंट दिया है 3.5 का, वो हम लोग नहीं लेते हैं, वी विल टेक द 3 पॉइंट। तो 3 पे कितना था, 50 था, अरे लेकिन यहाँ पे 3 पे 50 लिखा हुआ, अच्छा हाँ नहीं उन्होंने अलग ही दिया हुआ है, तो ये 3 पे 50, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने एज पर दिस शेड्यूल दे हैव नॉट प्लॉट द पॉइंट, लेकिन आप लोगों को आता है ना पॉइंट प्लॉट करना टेबल के हिसाब से, Yes, yes, ma'am. कर पाओगे ना, Yes, है Yes, ना? ma'am. ma'am. तो आप लोग ये Yes, ma'am. टेबल के हिसाब से करो, अपने आप को कंफ्यूज मत करो, इन्होंने थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है, उन्होंने टेबल के हिसाब से नहीं दिया है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग टेबल के हिसाब से जाओगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। Okay, then by joining all this center point here we will going to get the supply curve। तो supply curve कैसे slope हो रहा है student, it is upward or the downward, how does it sloping, Upward, yes it is upward. upward। So whenever any of the curve is sloping upward, so it indicates it's having the direct relationship between this factor। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने दो फैक्टर लिए, on the y axis we are measuring the price and on the x axis we are measuring the quantity supply। तो ये हो गया आपका सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व, चलो मुझे डिमांड के बारे में भी आप लोगों ने ही बताया था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट। अभी मुझे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई कर्व का बताओ, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है और मार्केट सप्लाई क्या होता है, बोलो स्टूडेंट, आप लोग मुझे एक्सप्लेन करो, व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड व्हाट इज मार्केट सप्लाई।
Don't talk about the curve. चलो curve को छोड़. What is individual supply? What is market supply? Tell me. मैम इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहा है, और मार्केट मार्केट सप्लाई में होल होल प्रोड्यूसर आ जाएंगे। ऑल प्रोड्यूसर, वेरी गुड मोरा, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब क्या रहेगा कि एक ही कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, उसकी सप्लाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और मार्केट मतलब बहुत सारे सप्लायर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ऑल टुगेदर, सो दैट इज कॉल्ड एज योर मार्केट सप्लाई। अभी देखो चेंजेस इन सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई में यहाँ पे भी अगेन सेम पॉइंट, ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, बट आप लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे इसको, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने डिमांड के लिए आपको पढ़ाया है, तो अभी मुझे सप्लाई का हिसाब से आप लोग बताओगे। देखो यहाँ पे पॉइंट है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व मतलब यहाँ पे सप्लाई कर्व चेंज होगा क्या, नया सप्लाई कर्व आएगा क्या, उसी सप्लाई कर्व पे हम लोग चेंजेस दिखाएंगे, क्या लग रहा है? उसी सप्लाई कर्व पे हाँ, चेंजेस उसी होगा। सप्लाई कर्व पे हम लोग चेंजेस दिखाएंगे। तो जब हम लोग उसी सप्लाई कर्व पे चेंजेस दिखाते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ प्राइस के वजह से होता है या नॉन प्राइस के वजह से होता है, बताओ। यस, ये प्राइस चेंज होने की प्राइस की वजह वजह से। से मैम। हाँ यस नितेश। मैम प्राइस की वजह से। हाँ वेरी प्राइस गुड, की वजह से। प्राइस की वजह से, ठीक है। मतलब जब प्राइस कम ज्यादा होता है, तो बिकॉज ऑफ द प्राइस फैक्टर द सप्लाई चेंजिंग, तो उसका जो चेंजेस रहेगा दैट वी कैन शो अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। जैसे देखो आप, प्राइस जब 2 था, एट दैट टाइम द क्वांटिटी सप्लाई वाज 20, जब प्राइस 4 होगा तो उस टाइम पे क्वांटिटी सप्लाई वाज 80, so that we 80। have to show on the same supply को, तो उसको कहा जाएगा मूवमेंट along the supply को। तो इसके लिए अलग नाम क्या, अगर यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और सप्लाई कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, बोलो। देखो जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई। ऑफ वेरी गुड, सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, वेरी गुड, ठीक है। So just along the same supply curve, if we are showing the changes and where we are showing that the supply is increasing, तो उसका कहा जाएगा एक्सटेंशन इन सप्लाई। और उसी सेम कर्व पे अगर हम लोग दिखाते हैं कि सप्लाई कम हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट है आपका शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अभी सप्लाई कर्व में शिफ्ट हो रहा है, मतलब हमें नया सप्लाई कर्व मिल रहा है, बराबर है। अभी आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे प्राइस इंपॉर्टेंट है या नॉन प्राइस फैक्टर इंपॉर्टेंट है? नॉन प्राइस। नॉन प्राइस Yeah, फैक्टर। नॉन प्राइस। non-price factor, okay, so because of change in the non-price factor, यहाँ पे जो तुम्हारा सप्लाई है वो कम होगा और या फिर वो ज्यादा होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट मतलब है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल कॉस्ट मतलब व्हाट वी कैन से कि जो कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको खर्चा आता है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। सो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल के प्राइसेस। तो यहाँ पे मैं एक अजम्पशन लेती हूँ कि रॉ मटेरियल, और यू कैन से कि जैसे किसी एक ने एग्जांपल दिया था मुझे कि टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी अगर नया हम लोग लेके आते हैं अपने कंपनी में और वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, इजंट इट? सो टेक्नोलॉजी की वजह से भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और तुम लोग कम खर्चे में ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर पाओगे। दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होगा? सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर तुम्हारा कम होता है तो आप लोग सप्लाई बढ़ाओगे या कम करोगे? कम करेंगे। अगर तुम्हें कमोडिटी बढ़ाएंगे मैम। हाँ यस, तुम लोग बढ़ाओगे उसको ना, बिकॉज तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, मतलब वो क्वांटिटी बनाने के लिए जो खर्चा लगता था आपको, पहले 10 कमोडिटी बनाने के लिए आपको 100 रुपया लगता था, अभी 10 कमोडिटी बनाने के लिए आपको 50 रुपीज ही लग रहे। तो आप लोग क्या करोगे, मैं और 20 बढ़ा देता हूँ, मैं और 10 बढ़ा दूंगा, मतलब मैं 20 कमोडिटी प्रोड्यूस करूंगा और मुझे खर्चा तो उतना ही आने वाला है करके, isn't it? So आप लोग क्या करोगे, when cost of production will going to reduce, so your supply will going to increase। तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगा, तो मुझे अभी आप लोग बताओ, जो अपना सप्लाई कर्व है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, क्या लगता है आपको? देखो दिस इज योर, राइट हैंड साइड। हाँ, राइट दिस में इज योर जाओ। इनिशियल सप्लाई कर्व, कि तुम लोग पहले इतना सप्लाई करते थे, दैट इज इट मींस यू वेर सप्लाइंग ओ क्यू क्वांटिटी, ठीक है।
प्राइस तो सेम है, प्राइस भी हम लोग को यहाँ पे यही दिखाना है कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है, मतलब व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ द नॉन प्राइस फैक्टर। सो इनिशियली यू यूज्ड टू सप्लाई ओक्यू क्वांटिटी, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम हो गया है, तो आपने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा तो हम लोग सप्लाई बढ़ाएंगे, तो सप्लाई बढ़ाएंगे तो जो सप्लाई जो चेंज होने वाला है दैट विल बी S2 मतलब यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया है। ओके, तो जो तुम्हारा सप्लाई कब है वो तुम्हारे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ। अगर सेम थिंग मैं आपको वही एग्जांपल दे रही हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बहुत बढ़ चुका है, तो अभी सप्लाई आप लोग क्या करोगे, बढ़ाओगे या कम करोगे, बताओ कम स्टूडेंट। करेंगे मैम। कम करेंगे। कम तो करेंगे। जब हम लोग सप्लाई को कम करेंगे तो जो तुम्हारा सप्लाई कब है वो कौन से साइड पे शिफ्ट होगा, ये LHS। हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो दैट इज S1। तो जब इसमें देखो शिफ्ट इन द डिमांड, शिफ्ट इन द सप्लाई कब आता है ना स्टूडेंट, और जब अपना सप्लाई का आगे मतलब इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो उसको कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड, और इसको कहा जाएगा डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज इन सप्लाई, और इसको कहा जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। और अलोंग द सप्लाई को हमें जब हम लोग दिखाते हैं, मूवमेंट में जब हम लोग दिखाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। लेकिन शिफ्ट में हम लोग क्या बताते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ये ध्यान में रखना स्टूडेंट, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, बिकॉज एग्जाम में यस आपको मैम। आएगा वहां पे कि एक्सप्लेन इन डिटेल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई, तो तभी आप लोगों को ये वाला नहीं दिखाना है, आप लोगों को ये वाला डायग्राम करके दिखाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? समझा ना आपको? यस। यस मैम। ये ध्यान में रखो आप लोग। ये हो गया अपना चेंजेस इन सप्लाई का पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, मार्केट इक्विलिब्रियम। मैं मार्केट इक्विलिब्रियम आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी, इज इट ओके? चलेगा आपको? बिकॉज अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम चल Yes, ma'am. रहा है, आई हैव टू गो देयर, ठीक है? ओके चलेगा। ओके, तो मुझे कल किसने अटेंडेंस भेजा था, वही सेम पर्सन मुझे आज भी अटेंडेंस भेजेगा, तो मैं उसका ओके नाम मैम। लिखूंगी तो मुझे वो लोग सामने, हु हैज सेंड मी, नितेश ने भेजा था मुझे। यस मैम। हाँ नितेश, तो आज भी भेजो मुझे आप, और वहां पे लिखो ओके बराबर से, जैसे कि एफ बी डिवीजन। ओके, ओके ओके मैम। लास्ट कितने थे? 31 थे आउट ऑफ 50, यू आर सेइंग ना? 50 है ना आप लोगों यस के? यस यस मैम। यस मैम 31 ही है अभी। मतलब ये रेशियो चेंज नहीं होने वाला, ये 30 वाला कभी 40 में नहीं आने वाला, लगता है तुम लोग 30 पे ही अटके रहोगे। चेंज होना चाहिए ये वाला रेशियो, ठीक है? चलो शाला एंड द लेक्चर। नितेश आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस नितेश, या नितेश ही गायब हो गया? अरे नितेश, यस मैम। हाँ हाँ, ओके डन, यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ना? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, चलो देन आई एम एंडिंग द लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय। Bye, ma'am.